जरा सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जो दुनिया के 20 सबसे बड़े देशों में से एक है, लेकिन लगभग लगभग पूरी तरह से वीरान है। और अगर ये बात काफी अजीब नहीं थी, तो दुनिया के नक्शे पर असल में दो मंगोलिया हैं। यही है मंगोलियाई विरोधाभास, और आज हम इसी पहेली की हर परत को खोलने जा रहे हैं। ये आंकड़ा तो मतलब दिमाग घुमा देने वाला है। 99.7%। ये मंगोलिया का वो हिस्सा है जहां कोई नहीं रहता। देश की पूरी आबादी, हर एक इंसान सिर्फ 0.03% जमीन में सिमटा हुआ है। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो हमारे सामने दो बड़े सवाल हैं। पहला, इतनी विशाल जमीन लगभग पूरी तरह से खाली क्यों है? और दूसरा, एक ही मंगोलियाई राष्ट्र दो अलग अलग हिस्सों में क्यों बटा हुआ है, एक आजाद देश और दूसरा चीन का एक हिस्सा? इसका जवाब बर्फ और साम्राज्यों की एक लंबी कहानी में छिपा है। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं, ये खालीपन। मंगोलिया की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जमीन को समझना होगा जिसने इसे आकार दिया है। एक ऐसी जमीन जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही बेरहम भी। देखिए, मंगोलिया का राज इसके पहाड़ों में छिपा है। उत्तर में खुब्सकुल, उत्तर पश्चिम में खांगाई और उत्तर पूर्व में खेंटी पर्वत। ये तीनों मिलकर एक बहुत बड़ा त्रिकोण बनाते हैं। ये सिर्फ एक भौगोलिक बनावट नहीं है, ये एक प्राकृतिक किला है जो अंदर की एक छोटी सी घाटी को साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं से बचाता है। और जरा सोचिए ये किला कितना बड़ा फर्क पैदा करता है। इन पहाड़ों के बाहर तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, लेकिन अंदर औसत तापमान कहीं ज्यादा सहने लायक -2.9 डिग्री है। यही वो जबरदस्त अंतर है जो बताता है कि देश की लगभग पूरी आबादी राजधानी उलान बटोर समेत इसी एक छोटी सी सुरक्षित घाटी में क्यों रहती है। तो ये घाटी एक नकलिस्तान क्यों है? क्योंकि इसके बाहर मंगोलिया एक प्राकृतिक जेल जैसा है जिसकी 3 दीवारें हैं। पहली है ऊंचाई। देश का ज्यादातर हिस्सा एक ठंडा ऊंचा पठार है। दूसरी है परमाफ्रॉस्ट, मतलब स्थायी रूप से जमी हुई जमीन जो इतनी सख्त होती है कि पौधों की जड़ें भी अंदर नहीं जा सकती, जिससे खेती या घर बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और तीसरी है सूखा। यह पृथ्वी पर सबसे सूखी जगहों में से एक है। अब इससे हमारे पहले सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन दूसरे का क्या? मंगोलिया 2 हिस्सों में क्यों बटा है? इसका जवाब एक ढहते हुए साम्राज्य की राख में और सिर्फ 7 लोगों की मौत से शुरू हुई घटनाओं की एक लंबी कड़ी में छिपा है। जब चंगेज खान की मृत्यु हुई तो उसने इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य पीछे छोड़ा, लेकिन वो टिका नहीं। उसके वंशजों ने उसे आपस में बांट लिया और जल्द ही मंगोल कबीले एक दूसरे से ही लड़ने लगे। और जब वे आपस में लड़ रहे थे तो एक नया शक्तिशाली पड़ोसी मंशु के नेतृत्व वाला छिंग राजवंश सब कुछ देख रहा था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। कहानी में असली मोड़ 1626 में आया। एक मंगोल कबीले ने दुश्मन कबीले के 7 रईसों की हत्या कर दी। बदला लेने के लिए बेताब पीड़ित कबीले ने एक खतरनाक सहयोगी से मदद मांगी, छिंग राजवंश। उन्होंने छिंग की अधीनता स्वीकार कर ली और छिंग ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। 1634 तक उन्होंने सभी दक्षिणी मंगोल कबीलों को अपने साम्राज्य में मिला लिया और इसी से वो क्षेत्र बना जिसे आज हम इनर मंगोलिया के नाम से जानते हैं। लेकिन छिंग राजवंश यहीं नहीं रुका। दशकों बाद 1687 में उत्तरी मंगोलिया में एक और गृह युद्ध छिड़ गया और एक बार फिर हारने वाले पक्ष ने मदद के लिए छिंग की ओर रुख किया। इस बार छिंग ने इसे मंगोलों से पुराना हिसाब बराबर करने और उन्हें हमेशा के लिए अपने अधीन करने के एक मौके के रूप में देखा। इसके बाद जो हुआ उसे इतिहास में जुंगर नरसंहार के रूप में जाना जाता है। इसका नतीजा विनाशकारी था। चिंग सेना ने मंगोलियाई आबादी का 80% हिस्सा एक-एक करके खत्म कर दिया। जरा सोचिए, 10 लाख लोगों में से केवल 2 लाख ही जिंदा बचे। ये एक ऐसा झटका था जिसने राष्ट्र को लगभग मिटा ही दिया था। अब चलिए सदियों को पार करके सीधे 20वीं सदी में पहुंचते हैं। एक नया साम्राज्य सोवियत संघ अब मंगोलिया के भाग्य में अपनी भूमिका निभाने वाला था, और यही वो शक्ति होगी जो इस विभाजन को हमेशा के लिए पक्का कर देगी। 1911 में चीन में छिंग राजवंश ढह रहा था और बाहरी मंगोलिया ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। लेकिन ये नया नया बना राष्ट्र कमज़ोर था
और उसे चीन से बचाने के लिए एक शक्तिशाली संरक्षक की जरूरत थी। उन्होंने उत्तर की ओर देखा और सोवियत संघ में एक सहयोगी पाया। और ये व्यवस्था 1945 में याल्टा सम्मेलन में जैसे पत्थर की लकीर बन गई। जब दुनिया के बड़े नेता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया को आकार दे रहे थे, तो सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग रखी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाहरी मंगोलिया में यथास्थिति संरक्षित की जाएगी, जिससे ये पक्का हो गया कि ये चीन से स्वतंत्र ही रहेगा। लेकिन स्टालिन को मंगोलियाई स्वतंत्रता की इतनी परवाह क्यों थी? ये किसी भलाई के लिए नहीं था। इसके दो बहुत ही ठंडे और सधे हुए रणनीतिक कारण थे। पहला, पैन मंगोलवाद को रोकना। उन्हें डर था कि एक एकीकृत मंगोलिया सोवियत संघ के भीतर रहने वाले मंगोल कबीलों को अलग होने के लिए भड़का सकता है। दूसरा, उन्हें चीन के खिलाफ एक बफर जोन की जरूरत थी। एक आजाद सोवियत गठबंधन वाला मंगोलिया एक आदर्श रणनीतिक ढाल था। पर सोवियत का हित सिर्फ भू राजनीति तक ही नहीं था, ये अर्थव्यवस्था के बारे में भी था। सोवियत औद्योगिकरण की मशीन को चलाने के लिए श्रमिकों की भूख थी, और मंगोलिया की छोटी नरसंहार से तबाह आबादी एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या को हल करने के लिए सोवियत नियंत्रित मंगोलियाई सरकार ने इतिहास में सबसे आक्रामक जन्म समर्थक अभियानों में से एक शुरू किया। बच्चे पैदा करना महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय कर्तव्य बन गया। बड़े परिवारों को मैटरनल ग्लोरी फंड से नकद पुरस्कार और पदक दिए जाते थे। माताओं को सारे खर्चों के साथ छुट्टियां मिलती थीं, और दूसरी तरफ अविवाहित या बिना बच्चों वाले लोगों पर जुर्माना लगाने वाला टैक्स लगाया गया। लेकिन इन नीतियों का एक बहुत ही भयावह पहलू भी था। उस समय मंगोलियाई समाज का एक बड़ा हिस्सा बौद्ध भिक्षु थे, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। सोवियत के जनसंख्या लक्ष्यों के लिए ये अस्वीकार्य था। इसलिए उन्होंने एक क्रूर अभियान शुरू किया, हजारों भिक्षुओं की हत्या की और देश के सैकड़ों मठों को नष्ट कर दिया। ये सब सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के रास्ते से एक सांस्कृतिक बाधा को हटाने के लिए। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ रखते हैं, भूगोल, गृह युद्ध, नरसंहार और महाशक्ति की राजनीति, तो हमें आधुनिक मंगोलिया की तस्वीर दिखाई देती है। एक विशाल, खाली और हमेशा के लिए विभाजित राष्ट्र। चलिए इसे एक आखिरी बार समझते हैं। सबसे पहले बेरहम भूगोल ने आबादी को एक छोटी सी घाटी में कैद कर दिया। फिर मंगोलों के आपसी संघर्ष ने छिंग राजवंश को राष्ट्र को 2 हिस्सों में बांटने का मौका दिया। तीसरा, जुंगर नरसंहार ने 80% आबादी का सफाया कर दिया। और अंत में सोवियत संघ ने इस विभाजन को स्थायी बना दिया और फिर अपने औद्योगिक फायदे के लिए जनसंख्या को फिर से बढ़ाने की कोशिश की। अंत में मंगोलिया की कहानी बर्फ और साम्राज्यों ने लिखी है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जो अपनी ही जमीन के भूगोल और अपने विशाल पड़ोसियों की भू राजनीति दोनों के बीच फंसा हुआ है। एक राष्ट्र जिसे इतनी सारी बाहरी ताकतों ने गढ़ा है। उसका अगला अध्याय क्या होगा?